हेलो एवरीवन। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि 12th इंटरमीडिएट की क्लास चल रही है और इस क्लास के अंतर्गत आपको कई सारी चीज़ें हमने बताई हैं, जिसमें जो नया चैप्टर हम लोगों ने कल शुरू किया था उसका नाम है ठोस अवस्था सॉलिड स्टेट। इसके बारे में कल हमने आपको बताया था कि जो सॉलिड होते हैं, ठोस होते हैं, ये दो प्रकार के होते हैं। एक को कहते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड, क्रिस्टलीय ठोस, और एक को कहते हैं अक्रिस्टलाइन सॉलिड, मतलब अक्रिस्टलीय ठोस, यानी कि एमार्फस सॉलिड के नाम से भी जाना जाता है। बात समझ में आ रही है? यानी कि ठोस दो प्रकार के, क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय। लेकिन इसमें जो अक्रिस्टलीय ठोस है उसके बारे में आपके कोर्स में ज़्यादा जानकारी नहीं दी गई है, या यूँ कहें कि वह आपके कोर्स से संबंधित नहीं है। लेकिन इसमें जो आपका क्रिस्टलीय ठोस है, क्रिस्टलीय ठोस, इंग्लिश में क्रिस्टलाइन सॉलिड, यह आपके कोर्स में बखूबी दिया गया है। इस पे न्यूमेरिकल वगैरह भी हैं, यानी कि इसके बारे में पूर्ण जानकारी है। इसके बारे में कल हमने आपको डिफिनेशन बताई थी कि वह ठोस जिसमें कण यानी कि परमाणु एक निश्चित क्रम में रखे जाते हैं उसे क्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। द सॉलिड इन विच ऑल एटम्स आर वेल मेंटेन्ड अरेंज, दैट इज नोन एज क्रिस्टलाइन सॉलिड। तो अब हम लोगों को क्रिस्टलीय ठोस के बारे में पूर्ण ज्ञान, कैसे बनता है, क्या क्या प्रॉपर्टी हैं, किस प्रकार से यह रिएक्शन देता है, इन सब चीज़ों के बारे में इस चैप्टर में जानकारी हासिल करनी होगी। तो सबसे पहले हमको क्रिस्टलीय ठोस के बारे में नई चीज़ जानने से पहले हमें एक बॉडी के बारे में जान लेना चाहिए। बॉडी यानी कि मानव शरीर, ह्यूमन बॉडी, क्योंकि इससे आपका क्रिस्टलीय ठोस के बारे में अधिक से अधिक जान सकेंगे। इसलिए इस टॉपिक को आप आसानी से, चूँकि आप पढ़े हुए हैं, पहले से जानते हैं कि जो मानव शरीर है वो कई सारे अंगों से मिलकर के बनता है। अंग यानी कि ऑर्गन, और यह जो अंग हैं यह कई सारे उत्तकों से मिलकर के बनते हैं। उत्तक यानी कि टिश्यू, और ये जो उत्तक हैं यह कई सारी कोशिका से मिलकर के बनते हैं। यह बायो का एक कॉन्सेप्ट है जिसमें आपके ह्यूमन नेचर के बारे में कुछ चीज़ें आपने पढ़ी होंगी, और भी इसके अंदर कई सारे पार्ट आते हैं, लेकिन हम लोग मेन चीज़ें लेके चलते हैं कि जो ह्यूमन बॉडी है, मानव शरीर है, वो हमारे अंगों से, जैसे हाथ, पैर, नाक, कान से मिलकर के बना है, और वह जो अंग हैं वो हमारे उत्तक यानी कि टिश्यू से मिलकर के बनते हैं, और उत्तक हमारी कोशिका से मिलकर के बनता है। यानी कि सबसे सूक्ष्मतम बेसिक यूनिट क्या है, आपकी सूक्ष्मतम इकाई कोशिका है, सेल है। जैसे ह्यूमन बॉडी की सूक्ष्मतम इकाई कोशिका है, सेल है, वैसे ही क्रिस्टलीय ठोस की भी एक सूक्ष्मतम इकाई होती है, और उस सूक्ष्मतम इकाई को यूनिट सेल, एकक सेल के नाम से जाना जाता है। ध्यान से समझिए, जैसे मानव शरीर कई सारे पार्ट से जुड़ करके मिल करके बनता है और इसके सबसे छोटी इकाई का नाम कोशिका है, उसी प्रकार से क्रिस्टलीय ठोस भी कई सारे भागों से मिलकर के बनता है और इसकी सबसे छोटी इकाई का नाम एकक सेल है। इंग्लिश में यूनिट सेल कहते हैं। देखिए नाम भी है, सेल, कोशिका। बात समझ में आ रही है? यानी कि इस टॉपिक से का इससे कोई लेना देना नहीं, लेकिन अगर आप इसको समझते हैं तो यह आपको आसानी से समझ में आएगा। तो जैसे कि ह्यूमन बॉडी कई पार्ट से मिलकर के बनती है, उसी प्रकार से क्रिस्टलीय ठोस भी कई सारे पार्ट से मिलकर के बनता है। उसके पार्ट्स के बारे में हम बताते हैं। जैसे यहाँ अंग हैं वैसे ही इसमें क्रिस्टल है। इंग्लिश में क्रिस्टल और हिंदी में जालक। बात समझ में आ रही है? क्रिस्टल, या इसको आप क्रिस्टल के नाम से भी लिख सकते हैं। इस चैप्टर में सबसे ज़्यादा बात यह है कि कई जगहों पर हिंदी और अंग्रेजी के नाम एक ही जैसे हैं। आप हिंदी के नामों को इंग्लिश में और इंग्लिश के नामों को हिंदी में आसानी से इस चैप्टर में यूज भी कर सकते हैं। तो क्रिस्टलीय ठोस क्रिस्टल से मिलकर के बनेगी, क्रिस्टल क्रिस्टल जालक से मिलकर के बनेगा, और क्रिस्टल जालक एकक सेल से मिलकर के बनेगा। क्रिस्टल जालक की इंग्लिश होती है क्रिस्टल लैटिस। अभी मैं आपको डायग्राम भी बना करके दिखाऊंगा। तो यहाँ पर दो स्ट्रक्चर हैं, एक ह्यूमन बॉडी का है और एक आपके सॉलिड का है, ठोस का है।
इन दोनों स्ट्रक्चर्स को मैंने आपके सामने रखा हुआ है और आप इसे आसानी से देख सकते हैं। जैसे सबसे छोटी इकाई मानव शरीर के अंदर, ह्यूमन बॉडी के अंदर कोशिका होती है, उसी प्रकार से क्रिस्टलीय ठोस के अंदर सबसे छोटी इकाई यूनिट सेल होता है। जब कई सारी कोशिका मिलती हैं तो उत्तक बनता है, उसी प्रकार से कई सारे एकक सेल मिलते हैं तो क्रिस्टल जालक बनता है। जब कई सारे क्रिस्टल जालक मिलते हैं तो आपका क्रिस्टल बनता है। तो जब कई सारे क्रिस्टल जालक मिलते हैं तो क्रिस्टल बनता है, उत्तक मिलते हैं तो अंग बनता है, और कई सारे क्रिस्टल मिलते हैं तो आपका क्या बनता है? ठोस बनता है। बात समझ में आ रही है? यानी कि क्रिस्टलीय ठोस के ये पैटर्न है, इसको आपको याद रखना पड़ेगा कि क्रिस्टलीय ठोस क्रिस्टल से मिलकर के बनता है, क्रिस्टल क्रिस्टल जालक से मिलकर के बनता है, और क्रिस्टल जालक एकक सेल से मिलकर के बनता है। यदि सिंपल शब्दों में समझे, यदि आपका घर है तो घर का एक कमरा जो होगा वह आपका क्या होगा? एकक सेल होगा, यूनिट सेल होगा। कई सारे कमरे मिल जाएंगे तो आपका एक फ्लोर तैयार हो जाएगा। कई सारे फ्लोर मिल जाएंगे तो आपका पूरा घर तैयार हो जाएगा। तो वहाँ पर जो एक छोटा कमरा है वह आपका एकक सेल है, यूनिट सेल है। तो इस चैप्टर में चूंकि पेपर में एक प्रश्न भी बहुत पूछा जाता है, एकक सेल किसे कहते हैं? अभी तो मैं बाकायदा आपको डायग्राम से बताऊंगा, लेकिन आप इसकी डिफिनेशन जान लीजिए। व्हाट इज यूनिट सेल? तो कहेंगे हिंदी में, पहले परिभाषा सुनिए, वह सूक्ष्मतम इकाई जिसकी त्रिविमीय पुनरावृत्ति से संपूर्ण ठोस का निर्माण होता है उसे एकक सेल कहते हैं। द 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट विच रिपीटिंग बिल्ट इंटायर वॉल ऑफ सॉलिड दैट इज नोन एज यूनिट सेल। बात समझ में आ रही है? वह छोटा से छोटा, जैसे कोशिका के बारे में या बायो में पढ़े होंगे कि मानव शरीर की सबसे सूक्ष्मतम इकाई कोशिका होती है, उसी प्रकार से किसी ठोस की जो बेसिक यूनिट होती है वह आपकी एकक सेल होती है, यूनिट सेल होती है। और इसी एकक सेल से पूरे ठोस का निर्माण होता है, पूरे ठोस का फॉर्मेशन होता है। और यह एकक सेल इसलिए आपको जानना जरूरी है क्योंकि आगे सारा टॉपिक इसी से रिलेटेड होगा। क्लियर है? तो जो हमारा पहला टॉपिक था, पहला टॉपिक आपको समझाना था कि कैसे ह्यूमन बॉडी और सॉलिड एक दूसरे से रिलेट होते हैं। हमने बताया ह्यूमन बॉडी जैसे कई सारे पार्ट से मिलकर के बनती है, वैसे ही आपके क्रिस्टलीय ठोस भी कई सारे पार्ट से मिलकर के तैयार होते हैं। क्लियर है? तो अब हम इसको बाकायदा डायग्राम से भी दिखाते हैं। तो यहाँ पर हम एक डायग्राम बना रहे हैं, देखिए। ये डायग्राम जो 11th में पढ़ा होगा, हमने उससे भी कई बार बनवाया हुआ है, केमिकल बॉन्डिंग नामक चैप्टर में, फर्स्ट ईयर में। वहाँ पर भी जालक शब्द था, जालक ऊर्जा शब्द था, तो वहाँ पर भी हमने आपको बताया हुआ है। अब जो नहीं जानता वो यहाँ फिर से देखे। आपको इस डायग्राम में कई सारे क्यूब आपस में जुड़े हुए दिख रहे हैं, कई सारे घन आपस में जुड़े हुए दिख रहे हैं, सबको दिख रहे होंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 घन एक साथ जुड़े हुए हैं और एक डब्बे में है। सबको यह डायग्राम हमको लगता है समझ में आ रहा हो। तो यहाँ पर इस डायग्राम से समझना चाहें तो इस डायग्राम के अंदर यह जो एक कमरा आप देख रहे हैं इसे हम लोग कहेंगे एकक सेल, यानी कि यूनिट सेल। ये जो आप एक फ्लोर देख रहे हैं ये इस डायग्राम के अकॉर्डिंग हो जाएगा क्रिस्टल जालक, क्रिस्टल लैटिस। और जब कई सारे फ्लोर कंबाइन हो गए तो ये आपका क्या हो जाएगा? क्रिस्टल हो जाएगा। और इन कई सारे डब्बों से जोड़ करके, कई सारे क्रिस्टल को जोड़ करके कोई सॉलिड बन सकता है, तो वो आपका क्रिस्टल ठोस हो जाएगा। बात समझ में? यानी कि डायग्राम देखिए, यहाँ से आपको समझ जाना चाहिए कि जो आपको इस चैप्टर में यूनिट सेल है, एकक सेल है, एकक सेल को हमेशा इस घन के शेप से दिखाना है, दर्शाना है। यानी कि इस चैप्टर में कहीं पर आपको यह घन बना हुआ दिखे तो समझ जाइए कि यह एकक सेल का ही चित्र है। बात क्लियर है?
एकक सेल यानी कि यूनिट सेल। तो डायग्राम के अकॉर्डिंग भी हमने समझाया कि इस डायग्राम के अंदर जो एक कमरा है, जो एक घन है, वह एकक सेल है। एक फ्लोर आपका क्रिस्टल जालक हो गया, कई सारे फ्लोर जुड़े तो आपका क्रिस्टल बन गया, और जब कई सारे ऐसे क्रिस्टलों को जोड़ दिया जाएगा तो आपका ठोस बन करके तैयार हो जाएगा। तो डायग्राम के अकॉर्डिंग भी आप समझ गए होंगे और इसके बारे में आपने पूरा जान लिया होगा। तो अब हम लोग इसके आगे चलते हैं। तो जैसा कि हमने बताया कि यह इतने पार्ट्स होते हैं, तो हमको सबसे बेसिक पार्ट आज पढ़ना है। इसका नाम है एकक सेल। डिफिनेशन हमने पहले ही आपको बता दी है, एकक सेल यानी कि यूनिट सेल। ठीक, वह त्रिविमीय आकार जिसकी पुनरावृत्ति से ठोस का निर्माण होता है उसे एकक सेल कहते हैं। यही त्रिविमीय आकार है। एकक सेल को हमेशा क्यूब से ही लिखा जाता है। क्लियर है? आपके बोर्ड परीक्षा में एक प्रश्न आता है कि एकक सेल किसे कहते हैं, लिखिए। वो तो आप लिख लेंगे व्हाट इज यूनिट सेल, डिफिनेशन हमने बता दी। लेकिन आता है एकक सेल के पैरामीटर, लिखिए इंग्लिश में भी, व्हाट इज पैरामीटर्स ऑफ यूनिट सेल। परिभाषा भी आती है और इसके पैरामीटर भी के बारे में भी पूछा जाता है। तो आपको इसके पैरामीटर भी जानने चाहिए। 3 अंक का ये क्वेश्चन होता है कि एकक सेल किसे कहते हैं एवं उसके पैरामीटर लिखिए। बात समझ में आ रही है? तो एकक सेल के मुख्यतः 2 पैरामीटर होते हैं। 2 पैरामीटर होते हैं, ध्यान से देखिए। पहला होता है अक्ष कोण, एक्सिस एंगल, और दूसरा होता है किनारों की लंबाई। एज ऑफ लेंथ आपके बुक में भी दिया होगा। एकक सेल की परिभाषा तो बहुत सिंपल है, लेकिन इसके पैरामीटर 2 होते हैं। एक होता है अक्ष कोण, इंग्लिश में एक्सिस एंगल, और एक होता है किनारों की लंबाई, एज ऑफ लेंथ। क्या है ये दोनों चीजें, ये आप जान लीजिए। हम एक एक्सिस बना लेते हैं, एक्स अक्ष, वाई अक्ष, जेड अक्ष। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। और इस एक्सिस के अंदर हम आपको डायग्राम बना करके दिखाते हैं। अगर आपके घर में कमरे के अंदर आप बैठे होंगे तो कमरे के किसी कोने में देखिएगा तो एक आपको एक्स अक्ष भी दिखेगा, वाई अक्ष भी दिखेगा, और एक आपका जेड अक्ष भी दिखेगा। बात समझ में आ रही है? मतलब आपके 3 अक्ष दिखेंगे ऐसे करके। क्लियर है बात? कोई डाउट है? तो आप जैसे कि हमने यहाँ डायग्राम बनाया है, यह आपका एक्स अक्ष हो गया, यह वाई अक्ष हो गया, और यह जेड अक्ष हो गया। इस एकक सेल का इन तीनों अक्ष के साथ अल्फा, बीटा और गामा 3 एंगल बने हों। अल्फा एंगल, बीटा एंगल और गामा एंगल। इसे कहते हैं हम लोग अक्ष कोण, एक्सिस एंगल। तीनों अक्षों के साथ बने हुए कोण। क्लियर है? और यह जो तीनों अक्ष की जो लंबाई है भाई, एक लंबाई होगी, एक चौड़ाई होगी और एक ऊंचाई होगी। तो किनारों की लंबाई ए बी सी यह आपके पैरामीटर होंगे, और जो आपका अक्ष कोण बना है अल्फा, बीटा, गामा, यह आपके पैरामीटर होंगे। क्योंकि एकक सेल के पैरामीटर ही एकक सेल को निर्धारित करते हैं। यदि किनारों की लंबाई कम है तो एकक सेल छोटा होगा, एकक सेल छोटा हुआ तो पूरा ठोस छोटा होगा। पैरामीटर का अर्थ यही होता है। अगर किनारों की लंबाई कम है तो एकक सेल छोटा हुआ, एकक सेल छोटा हुआ तो पूरा आपका ठोस छोटा हुआ। अगर किनारे झुके हुए हैं तो पूरा ठोस झुका हुआ है। आप ही सोचिए, अगर आपका कमरे, जो घर का कमरा है वो एक तरफ से झुका हुआ है, तो ऐसे अगर सब कमरे ऐसे ही एक तरफ से झुके हुए रहेंगे तो आप बाहर जाके देखेंगे तो आपका पूरा घर भी एक तरफ से झुका हुआ रहेगा। सीधी सी बात, ठीक है? तो एकक सेल के 2 पैरामीटर होते हैं। एक पैरामीटर होता है उसके अक्ष कोण अल्फा, बीटा, गामा, और एक पैरामीटर होता है किनारों की लंबाई ए बी सी। बात क्लियर है कि नहीं? तो यह आपको समझ में आना चाहिए कि एकक सेल क्या है और उसके 2 पैरामीटर। यह 3 नंबर के बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन कई बार आया हुआ है, इसको आप ध्यान से समझ लेंगे।
ठीक, इसको फिर से हम एक बार बता देते हैं कि वह त्रिविमीय आकृति जिससे संपूर्ण ठोस का निर्माण हो सके। द 3 डायमेंशनल स्पेस which repeating built entire the whole solid that is known as unit cell. Its 2 parameter axis angle and edge of length, axis angle alpha beta gamma and edge of length ABC, यानी कि लेंथ ब्रेथ एंड हाइट। भाई लंबाई चौड़ाई ऊंचाई अगर कमरे की बड़ी है, और जब एक कमरे की बड़ी होगी तो सारे कमरों की बड़ी कर रही, और सारे कमरों की बड़ी होगी तो आपका घर ऑटोमेटिक बड़ा हो गया। तो एकक सेल के लंबाई चौड़ाई ऊंचाई और अक्ष कोण पर ही आपका सब कुछ निर्भर करता है। तो एकक सेल और उसके पैरामीटर आपको समझ में आ गए होंगे। अब एकक सेल के हम प्रकार के बारे में बताने जा रहे हैं, टाइप्स। और इसको हम लोग एनसीईआरटी के हिसाब से पढ़ेंगे कि एकक सेल 2 प्रकार के होते हैं। ध्यान से देखिए, एक होता है आद्य एकक सेल और एक होता है अनाद्य एकक सेल। इंग्लिश में प्रिमिटिव यूनिट सेल, और अनाद्य को हम लोग कहते हैं नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल। बात क्लियर है? एकक सेल 2 प्रकार के, प्रिमिटिव यूनिट सेल एंड नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल। दोनों में अंतर क्या है? प्रिमिटिव यूनिट सेल में परमाणु केवल किनारों पर रखे जाते हैं, एटम्स प्लेस्ड एट कॉर्नर। क्लियर है? और अनाद्य एकक सेल में किनारों के साथ साथ अन्य जगहों पर भी रखे जाते हैं। अन्य जगह अभी हम बताएंगे कहाँ कहाँ हो सकती है। तो सबसे पहले एकक सेल के 2 प्रकार, प्रिमिटिव एंड नॉन प्रिमिटिव, आद्य एकक सेल, अनाद्य एकक सेल। आद्य एकक सेल में जो आपके मान लीजिए हमने एक एकक सेल बनाया, परमाणु केवल और केवल किनारों पर हैं। 8 किनारे हैं, यानी कि आपका कमरा है और परमाणु सारे कमरों के कोनों पर है, तो इसे हम लोग कहेंगे प्रिमिटिव यूनिट सेल। कमरे के सभी कोनों पर पाए जाने वाले परमाणु। तो अगर सारे कमरे के सारे कोनों पर है तो इस एकक सेल को आद्य एकक सेल के नाम से जाना जाता है, या इसे कुछ किताबों में साधारण घनीय एकक सेल भी कहते हैं, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। बस समझ में आ रही है? यदि कोने में है, केवल और केवल कोने में है, तो साधारण घनीय एकक सेल। बात क्लियर है कि नहीं? यानी कि एकक सेल 2 प्रकार के हैं, आद्य एकक सेल, अनाद्य एकक सेल। आद्य एकक सेल यानी कि प्रिमिटिव में परमाणु केवल और केवल किनारों पर होते हैं। लेकिन जब हम लोग बात करेंगे अनाद्य एकक सेल की, तो अनाद्य एकक सेल में परमाणु किनारों पर भी हो सकते हैं, और कमरों के जो 6 जगहें हैं, 6 सतहें हैं, जिसको हम लोग 6 फलक कहते हैं, फेस कहते हैं, इन पर भी हो सकते हैं। एक इस कमरे के यहाँ हो, एक सामने वाले के किनारे, एक दाएं वाले में बीच में, एक बाएं वाले में बीच में, एक ऊपर बीच में और एक नीचे बीच में। यानी कि किनारों पर केवल है तो आद्य, और किनारों के साथ कहीं पर है तो उसे हम लोग कहते हैं अनाद्य। आद्य को ही साधारण घनीय एकक सेल, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल के नाम से जाना जाता है। लेकिन यह जो अनाद्य है, अनाद्य वाले यानी कि नॉन प्रिमिटिव वाले 3 प्रकार के होते हैं। एक का नाम होता है FCC, एक का नाम होता है BCC और एक का नाम होता है ECC। हिंदी में भी यही कहते हैं, FCC, BCC, ECC। फुल फॉर्म बता देते हैं। FCC का फुल फॉर्म है फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, BCC का फुल फॉर्म है बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, ECC का फुल फॉर्म है एंड सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। हिंदी में जान लीजिए, FCC का मतलब फलक केंद्रित एकक सेल, BCC का मतलब अंतः केंद्रित एकक सेल और ECC का मतलब अंत्य केंद्रित एकक सेल। सब में अंतर जान लीजिए। FCC में क्या होगा? कोई पूछे FCC एकक सेल किसे कहते हैं,
तो आप कहिए कि परमाणु कोनों पर होंगे और कोनों के साथ साथ 6 फलकों के बीच में। अगर ऐसा कोई एकक सेल है, वह एकक सेल जिसमें परमाणु कोनों के साथ साथ कमरे की 6 फलकों के बीच में, 6 फलकें कौन कौन से हमने बताया, ऊपर वाली, नीचे वाली फलक, दाएं बाएं वाली फलक, आमने सामने वाली फलक। तो वह एकक सेल जिसमें परमाणु किनारों के साथ साथ कमरों की 6 फलकों के बीच में पाए जाते हैं, उसे हम लोग FCC एकक सेल कहते हैं। द यूनिट सेल in which atoms are placed at corner as well as center of each faces। क्लियर है। FCC के बाद BCC की बात करें तो BCC में कोनों पर तो पाया ही जाएगा, लेकिन जो 6 फलक हमने कहते वहां नहीं पाया जाएगा। कमरे के बीच में, कमरे के एकदम बीच में, बीच बॉडी के अंदर। बात समझ में आ रही है। वह एकक सेल जिसमें परमाणु कोनों के साथ साथ कमरे के बीच में पाया जाता है, उसे हम लोग BCC एकक सेल कहते हैं। बात समझ में आ रही। बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, द यूनिट सेल इन विच एटम्स आर प्रेजेंट एट कॉर्नर एज वेल एज सेंटर ऑफ बॉडी। कोनों में, मान लीजिए यह अगर हमारा घर है, कमरा है, कोनों में और एक एकदम बीच में, कोनों के साथ साथ एक एकदम बीच में, यदि ऐसा होता है तो इसे हम लोग BCC कहते हैं। और ECC में क्या होता है, ECC में कोनों में होता है लेकिन किन्हीं 2 आमने सामने वाली फलक के बीच। जैसे FCC में था 6 फलक पे पाया जाता है, इसमें 6 नहीं होगी, कोई 2 आमने सामने कोनों के साथ साथ, या तो ये वाली फलक के बीच में हो, या ये वाली फलक के बीच में हो, या ऊपर वाली फलक और नीचे वाली फलक के बीच में। जैसे हमने इन दोनों फलकों के बीच में कहा। अगर दूसरा इसका डायग्राम हम लोग देखना चाहें, थोड़ा सा हो सकता है छोटा बन रहा, आपको बड़ा देखने में हो, तो कोनों के साथ साथ अगर परमाणु फलकों के बीच में, जैसे हमने 8 कोनों पे परमाणु रखे और फलकों के यदि बीच में पाया जाता है, तो इसे हम लोग ECC कहेंगे। ECC का ये भी डायग्राम है, ये भी डायग्राम। क्लियर है। तो फिर से देखिए, एकक सेल के बारे में हमने बताया। एकक सेल 2 प्रकार के होते हैं, प्रिमिटिव एंड नॉन प्रिमिटिव। प्रिमिटिव में क्या होता है, एटम्स केवल कॉर्नर पर पाए जाते हैं, परमाणु केवल किनारों पर कोनों पर पाए जाते हैं। और नॉन प्रिमिटिव में क्या होता है, परमाणु कोनों के साथ साथ, किनारे नहीं होगा, कोनों होगा, कॉर्नर की बात होती है। अनाद्य एकक सेल में क्या होता है, परमाणु कोनों के साथ साथ कई अन्य जगहों पर भी पाए जाते हैं। आद्य वाले को ही सिंपल क्यूबिक एकक सेल के नाम से जाना जाता है। अनाद्य वाले 3 प्रकार के होते हैं, FCC, BCC, ECC। FCC में क्या होता है, परमाणु कोनों के साथ साथ 6 फलकों के बीच में होता है। BCC में क्या होता है, परमाणु कोनों के साथ साथ बॉडी के बीच में होता है। और ECC में परमाणु कोनों के साथ साथ किन्हीं 2 फलकों के बीच में। तो आज आप लोग एकक सेल के बारे में जान गए होंगे। कल हम लोग इससे आगे की कई सारी नई नई चीज़ों को जानेंगे।